नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न बनेगा और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग कई सारे चक्र जो पर्यावरण में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जल चक्र हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका कार्बन चक्र हो गया, एंड इसके बाद में नाइट्रोजन चक्र हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपका फास्फोरस चक्र हो गया, ठीक है। तो कई सारे चक्र जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे अगर हम बात करें जल चक्र की, तो जो समुद्र है वहां से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो समुद्र का पानी है वो भाप बनता है, ठीक है। भाप बन के वो ऊपर उठता है, फिर वहां पर ठंडा होकर संघनन के माध्यम से फिर से अगेन वो पानी बन के नीचे समुद्र में गिरता है। यानी कि एक तरह से क्या हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके खत्म हुआ। तो एक तरह से ये साइकिल बन रही है। तो इसी चीज को हम बोल देते हैं जल चक्र, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कार्बन की बात करते हैं, एक सेकंड जरा मैं इसको इरेज करता हूं। थोड़ा सा मैं पहले आपको ओवरव्यू दे दूं ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे। अगर हम कार्बन चक्र की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ये ट्री है, ठीक है। ये समझ लो कि ये ट्री है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना खाना बनाता है, आप सभी को पता होगा। तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट में CO2 गैस मौजूद होती है, और एक CO2 में आपको कंफर्म कर दूं कि ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। बहुत लोग CO2 को कार्बनिक कह रहे हैं, लेकिन CO2 एक अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन बॉन्ड मौजूद होता है, यानी कि कार्बन से कार्बन में बॉन्ड हो या फिर कार्बन से हाइड्रोजन में बॉन्ड हो, ठीक है। अगर ये दो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो कार्बनिक पदार्थ है। अगर हम सिर्फ सी की बात करते हैं तो ये भी एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मैं पिछले सेशन में ले चलना चाहता हूं आपको, जहां पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। वो चीज आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को ये चीज याद होगी तो मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया था। देखिए, मैंने गड़बड़ नहीं किया था एक्चुअली। जो पिक मैंने आपको दिखाई थी, इस पिक में गड़बड़ी थी और फ्लो में मैंने ध्यान नहीं दिया। ये अकार्बनिक पदार्थ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ये चीजें हैं, ठीक है। जल हो गया, लवण हो गया, गैसेस हो गई, ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं होता है, वो सारी चीजें होती हैं अकार्बनिक पदार्थ। और ये जो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस, ये सब होते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो ये गलती हो गई थी मुझसे और इसी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। फ्लो में मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये अकार्बनिक पदार्थ आपका ये होता है, और कार्बनिक पदार्थ आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, लिपिड, जो चीजें होती हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, दैट इज कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिए। इसके बाद में अगर किसी ने नोट किया होगा अपने नोट में, अगर किसी ने वीडियो के माध्यम से नोट बनाया है, तो एक चीज और करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ में, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ में ये कार्बन आप हटा देना। यहाँ पे कार्बन, अगर सिंगल कार्बन अणु की बात हो रही है, कार्बन परमाणु की बात हो रही है, कार्बन तत्व की बात हो रही है, ठीक है, तो ये आपका जो है ये कार्बनिक घटक के अंतर्गत आएगा। यानी कि ये कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक है, कंपाउंड है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि सिर्फ कार्बन की बात हो रही है तो कंपाउंड यहाँ पे नहीं है, लेकिन कार्बन एक ऑर्गेनिक है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये भी आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी इसी वजह से मुझे पूरा सेशन जो है अनलिस्ट करना पड़ा है, और कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने वहां पर उसी को एक्सप्लेन कर दिया। तो इस वजह से मैंने पिछला सेशन अनलिस्ट कर दिया। ओके, अब हम आते हैं आज के सेशन में जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि अभी मैं बात कर रहा था कार्बन साइकिल की, ठीक है। तो कार्बन साइकिल की हम चर्चा कर रहे थे, तो समझ लेते हैं। देखिए, ये है आपका ट्री, और ट्री में आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट में CO2 मौजूद होता है, और ट्री जो होता है, पेड़ जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना बनाता है। तो यहाँ पर सन है, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सन से इसने एनर्जी ली और यहाँ से इसने कार्बन लिया। यानी कि ये जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसने खाना बनाया, और यहां से इसने रिलीज किया क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बनिक पदार्थ इसने रिलीज किया। ये मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। और इसी कार्बोहाइड्रेट को एनिमल एंड ह्यूमन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। जो उपभोक्ता होते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, और ये अपने माध्यम से अगेन CO2 को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट से CO2 लिया गया और फाइनली इन्वायरमेंट में ही रिलीज किया गया।
आप ये देख रहे हैं, तो एक तरह से ये साइकिल बन रही है। अगर मैं इसको सर्कल फॉर्म में करूं तो ये फाइनली इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट मिल जाएगा, यानी कि एक तरह से ये साइकिल बन रही है। तो यही दो साइकिल, यानी कि इस सेशन में हम जल चक्र और कार्बन चक्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी कहानियां हैं और इन कहानियों को हमें इस सेशन में देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो लोग इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हैं, ढंग से पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जितना आप कंप्लीट इन्वायरमेंट यूट्यूब पर पढ़ाना बहुत ही बड़ा टास्क है। अगर आप ढंग से इन्वायरमेंट पढ़ के वन दरोगा के एग्जाम में बैठना चाहते हो तो टोटल आपको 100 से 120 वीडियोस देखने होंगे। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद में क्विज जो हम करवाएंगे उसका भी वीडियोस आप देखेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, और सिर्फ आपकी परीक्षा में एक विषय आना है तो आप समझ सकते हो कि ये विषय काफी बृहत रहने वाला है। ठीक है, तो आप पीडीएफ कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहां से आप रेगुलर बेसिस पर अपडेट पाते रहेंगे और आपके लिए वो बेटर रहेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से वीडियोस के कंपैरिजन में पीडीएफ कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, इसलिए बार बार कहता हूं कि आप लोग पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए, अभी अफोर्डेबल प्राइस में आपको दिया जा रहा है। चलिए, अब बहुत सारी बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो रहा है। देखिए, ओवरव्यू हमने आपको दे दिया, देख लेते हैं 2 लाइन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भू रासायनिक चक्र उन मार्गों को प्रदर्शित करता है, मीन्स उन मार्गों को प्रदर्शित करता है भू रासायनिक चक्र जिसमें इन पोषक पदार्थों एवं खनिजों के विभिन्न तत्व, जैसे हमने कोई खनिज लिया, कोई पोषक पदार्थ लिया, उसमें जो तत्व होते हैं जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम नहीं, हाँ कैल्शियम हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें, ये जो विभिन्न तत्व हैं, ये विभिन्न पदार्थ में उपस्थित होते हैं, और ये विभिन्न पदार्थ जैविक और अजैविक कारकों से होकर गुजरते हैं। मींस देखो, मैंने बार बार वही वृक्ष वाला एग्जांपल यहाँ पर शूट कर रहा है। देखो, एक वृक्ष है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वृक्ष क्या है, ये जैविक पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद में जो उपभोक्ता है वो भी जैविक पदार्थ है, इसके बाद में जो अपघटक होते हैं वो अजैविक होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कार्बन, यानी कि यहाँ से कार्बन जैविक में गया, फिर अजैविक में जाएगा, यानी कि यही बोल रहा है कि विभिन्न तत्व पृथ्वी के जैविक और अजैविक कारकों से होकर गुजरते हैं, और एक तरह से क्या बनता है, सर्किल बनता है, और इसी को बोलते हैं साइकिल या फिर भू रासायनिक चक्र। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब भू रासायनिक चक्र का महत्व क्या है, इसको हम समझ लेते हैं, हमें ये टॉपिक क्यों पढ़ना है, आखिर में ये टॉपिक हम डिस्कशन क्यों करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें से 2-3 पॉइंट ही आपको देखने हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर फैक्चुअल चीजें हैं, बस आपको इसका महत्व समझना है। इससे अणुओं एवं द्रव्य का एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच स्थानांतरण संभव होता है, तो ये चीज आप समझ गए हैं पहले ही। और यह तत्वों के संग्रहण में सहायता करता है। ठीक है, यह पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक तत्वों को आपस में जोड़ता है, मैंने इसकी चर्चा की। जैव भू रासायनिक चक्र को प्रायः पोषक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जीवधारियों की मदद करने वाले यौगिकों का हस्तांतरण होता है। तो ये चीज मैंने आपको अपनी भाषा में ऑलरेडी समझा दिया, तो ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं जहां तक मुझे लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र द्वारा स्थानांतरित किए जाने वाले तत्व जो हैं ये निम्न प्रकार के हैं। भाई, तत्व जो स्थानांतरित होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो यहां पर आप देखिए, एक होता है माइक्रो तत्व और एक होता है मैक्रो तत्व। इन दोनों में जो अंतर है इसको पहले आप समझ लो। देखो, माइक्रो का मतलब, माइक्रो की स्पेलिंग आपने पढ़ रखा होगा, और माइक्रो, माइक्रोन, ये सारी चीजें आप पहले से जानते होंगे। माइक्रोन मतलब निम्नतम, सबसे छोटा, यानी कि कम से कम, तो वही माइक्रो से ही ये चीज, माइक्रोन से ही ये चीज आया है माइक्रो। वे तत्व जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है उन्हें सूक्ष्म तत्व कहते हैं, जैसे बोरान। ठीक है, अब बोरान को आपके शरीर की जरूरत नहीं है, आपके शरीर को जरूरत ऑक्सीजन की है, कार्बन की है, कैल्शियम की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप तुरंत लेते हैं, मतलब इसकी आपको नीड डेली बेसिस पर पड़ती है, इसके बिना आप रह नहीं पाएंगे, लेकिन आपके शरीर को बोरान की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आ गया सूक्ष्म तत्व, यानी कि माइक्रो तत्व के अंतर्गत। इसका प्रयोग मुख्यतः हरे पौधे द्वारा किया जाता है। बोरान वैसे हम लोग नहीं यूज करते हैं, इसका प्रयोग मुख्यतः हरे पौधे के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो भी कम से कम किया जाता है, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, कॉपर, देखिए कुछ एंजाइम द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में मॉलिब्डेनम,
कोई जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये जैविक और अजैविक पदार्थों के द्वारा जो तत्व कम से कम यूज किए जाते हैं उसको हम माइक्रो तत्व बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है मैक्रो तत्व, वे तत्व जिनकी अधिक मात्रा में जरूरत होती है उन्हें मैक्रो तत्व बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इनकी हमें जरूरत है, इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये होता है मैक्रो और पहला वाला होता है माइक्रो, ठीक है। तो इन दोनों में आपने अंतर समझ लिया, बाकी सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम आप समझ लीजिए। जैव भू रासायनिक चक्रों के जो प्रकार है इसको देख लीजिए। इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है वायुमंडलीय चक्र और दूसरा है मृदीय पोषक चक्र। एक जो अर्थ है इसके ऊपर जो चक्र बन रहा है और एक जो अर्थ के सतह पर चक्र बन रहा है। और जो भू रासायनिक चक्र है जिसकी स्टार्टिंग में हमने चर्चा की थी वो सतह के नीचे यानी कि जमीन के अंदर बनता है। तो देखिए दो तरह का यहाँ पर जैव अगर हम बात करते हैं तो जैव दो टाइप का होगा, एक होगा वायुमंडलीय और दूसरा होगा मृदीय। अब वायुमंडलीय में दो चक्र हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला है जलीय चक्र जिसको हम इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिकल साइकिल बोलते हैं और दूसरा है कार्बन चक्र जिसको हम कार्बन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। मृदीय पोषक चक्र की अगर हम बात करते हैं तो मृदीय पोषक चक्र में तीन महत्वपूर्ण चक्र हैं। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस और तीसरा है गंधक। इस वीडियो सेशन में हम जलीय चक्र और कार्बन चक्र की चर्चा करेंगे। जहां तक संभव है जलीय चक्र की चर्चा करके हम इस वीडियो को आज समाप्त कर देंगे, क्योंकि वीडियो हमें बहुत लंबा नहीं करना है। पिछला वीडियो हमने 48 मिनट का किया था और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मुझे नहीं मिला। तो वीडियो लेंथ ज्यादा होने पर उतना ज्यादा वीडियो जो है वो यूट्यूब मतलब क्या बोलते हैं रीच नहीं देता है, मतलब पहुंचाता नहीं है लोगों के पास। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी रखी जाएगी ताकि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो जलीय चक्र पढ़ के इस वीडियो सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। अब देखिए जलीय चक्र पढ़ने से पहले एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार कौन कौन से हैं। हालांकि चीजें वही हैं जो हमने अभी जस्ट यहाँ पर देखा है, थोड़ा सा डिवीजन हमने यहाँ पर कर रखा है कि जलीय चक्र में जल चक्र होता है। गैसीय चक्र के अंतर्गत वायुमंडल के माध्यम से पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जैसे ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, और कभी कभी अवसादी चक्र लिख देता है, ठीक है। तो अवसादी चक्र में ये फास्फोरस और गंधक चक्र, ये आपको देखना है। एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा चक्र अवसादी चक्र है, तो ये फास्फोरस और गंधक हो जाएगा, ठीक है। बाकी गैसीय और जलीय चक्र आपको पता ही है। तो ये चीज क्लियर हो गई, जहां तक मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट अभी नहीं है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन जैव भू रासायनिक चक्र का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जल चक्र। देखिए जल चक्र को समझने से पहले जल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ओके, देखिए पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% जल मौजूद है, ये आपको पता होगा। अप्रॉक्स की बात हो रही है, लगभग लगा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर जल मौजूद है और पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल की मात्रा में 97.5% जल समुद्री जल का है। यानी कि जितना भी अर्थ पर जल आपको मिलता है उसमें 97 यानी कि 97.5% या 97 कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इतना परसेंट जो जल है वो समुद्री जल है, ठीक है। इसके बाद में शेष जल का 99% भाग, यानी कि ये जो 97.5% हमने कहा कि समुद्री जल है, तो शेष कितना बच रहा है 2.5%, ठीक है। 2.5% वाटर ऑन अर्थ, मतलब इतना बच रहा है। अब इस इतने में से भी मतलब 2.5% में से भी 99% भाग महासागरों और भूमिगत स्रोतों में दबा हुआ है। ये जो महासागर लिखा हुआ है ये तो ऊपर की बात होगी, महासागर के ऊपर की बात होगी। महासागर के नीचे जो जमीन है उसके भी नीचे कुछ जल दबा हुआ है और भूमिगत स्रोतों यानी कि जहां हम लोग रह रहे हैं उसके नीचे भी कुल जल दबा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो 2.5% जल बचा हुआ पूरे अर्थ पर है उसमें 99% भाग महासागर और भूमिगत है। अब यहां पर देखिए, इसलिए तकनीकी रूप से मानव उपयोग के लिए 1% से भी कम जल नदियों, झीलों, नहरों, धाराओं आदि के रूप में उपलब्ध है। अब आप सोच सकते हो कि हमारे सामने जो जल है वो कितना कम है अगर हम पूरे अर्थ पर जल की बात करते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज आप ऑब्जर्व कीजिए बैठ के। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पीकृत जल का अधिकांश भाग महासागरों से प्राप्त होता है। अगर एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि सबसे ज्यादा वाष्पीकरण किस एरिया से होता है, नदी एरिया से या फिर महासागर एरिया से या फिर कहीं और से, तो आपका महासागर एरिया से सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और महासागरों से 84% जल वाष्पीकृत होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है और ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है,
ठीक है। और ये सारा चीज आपका जो है ये इंट्रोडक्शन के रूप में हमने यहाँ पर लगा रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब हम पृथ्वी पर जल चक्र को समझ लेते हैं, आसान भाषा में पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए, जल के पृथ्वी से वायुमंडल में जाने, मतलब जल के पृथ्वी से मतलब अर्थ से वायुमंडल में जाने और वापस वायुमंडल से लौटकर आने के प्रोसेस को जल चक्र कहा जाता है। और यह चक्र सूर्य की संचित ऊर्जा से संचालित होता है, मतलब सन की एनर्जी में ही ये चक्र संचालित होता है, क्योंकि सन की एनर्जी से ही पानी सूखता है, वाष्पीकृत होता है, गैस बनता है और ऊपर जाता है। तो यहाँ पर सन की संचित ऊर्जा से ये चक्र संचालित होता है, ठीक है। इसके बाद में और भी कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए, जल चक्र यह जैवमंडल के बीच जल के संग्रहण और गति को दर्शाता है। जल चक्र में जल एक जगह से दूसरी जगह वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, निक्षेप, प्रवाहित जल, रिसाव, ऊर्ध्वपातन, वाष्पोत्सर्जन और भूमिगत प्रवाह से जाता है। इन सभी का डिस्कशन हमने आगे किया हुआ है, एक एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लगा रखी है, तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। सीधे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, आप लोग बहुत ढंग से समझ लीजिएगा। जल चक्र को हमने यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्कशन किया है, मतलब सबसे ज्यादा कंटेंट मैं जल चक्र पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, मतलब 2-3 पेज का है, क्योंकि जल चक्र को लोग इजिली समझा के खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो चीज आपको समझना होगा। तो मैंने यहाँ पर ढंग से जल चक्र को कवर किया है। अब जल चक्र की जो अवस्था है, मतलब जल चक्र का जो ये सर्कल है, मतलब साइकिल है, ये मेन अवस्था इसमें क्या है, तो मेन अवस्था इसमें आपका वाष्पीकरण होगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो वाष्प होके गैस होके आसमान में गया है उसका संघनन होगा, और तीसरा स्टेप वर्षा होगा। यानी कि 3 स्टेप इसमें होगा। पहला स्टेप आपका वाष्पीकरण का है, दूसरा है संघनन का, और तीसरा है वर्षण का, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सभी को चेक करने वाले हैं। देखिए, वाष्पीकरण को पहले यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। वाष्पीकरण यह प्रक्रिया जल को गैस में बदल देता है, आप सभी को पता होगा। एक निश्चित तापमान और वायु दाब के अनुसार, ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण की जो डिपेंडेंसी है, एक निश्चित तापमान और वायु दाब के अनुसार वायु की क्षमता निश्चित होती है, और जब क्षमता के अनुरूप जलवाष्प प्राप्त हो जाता है तो जल दूसरी अवस्था यानी संघनन में पहुंच जाती है। इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए, वायु जब ये वाष्पीकरण हो गया तो ऊपर का जो टेम्परेचर है ये डिसाइड है, मतलब एक मंडल होगा और उस मंडल के अनुसार यहाँ इस रीजन का टेम्परेचर और वायुदाब डिसाइड होगा, ठीक है। इसकी क्षमता, जब ये वाष्पीकरण होकर जल ऊपर पहुंचा तो एक लिमिट तक ये ऊपर रहेगा, मतलब तैर लेगा, घूम टहल लेगा यहाँ पर, लेकिन एक क्षमता होगी, जब यहाँ से ढेर सारा वाष्प पहुंच जाएगा उड़ के तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर संघनन स्टार्ट हो जाएगा, ये बर्फ के फॉर्म में क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर क्षमता होती है। जब क्षमता के अनुसार अनुरूप जलवाष्प प्राप्त हो जाता है, मतलब इन्होंने तो यहीं पे खत्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जब डेंसिटी हाई हो जाएगी, बर्फ का जो पानी है, जो लोड है वो काफी भारी मात्रा में पहुंच जाएगा, तो वो एक दूसरे से टकराएगा और फाइनली जो है ये वर्षण के फॉर्म में, पानी की बूंदों के फॉर्म में नीचे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है वर्षण, इसको हम आगे देखने वाले हैं फिलहाल। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि फिलहाल अभी के लिए आप ध्यान दीजिए कि जो वाष्पीकरण है ये आपका निश्चित तापमान और वायुदाब पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि वाष्पीकरण किस पे डिपेंड करता है, उसमें कई सारे ऑप्शन देंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि निश्चित तापमान और वायुदाब पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, एक पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि ये समुद्री जल या झील के खारे पानी से नमक जो हम प्राप्त करते हैं ये वाष्पन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो खारे पानी से और समुद्रों से जो नमक हम प्राप्त करते हैं ये वाष्पन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा एग्जाम में प्रश्न। ओके, तो हमने वाष्पीकरण देखा और ये देखा कि निश्चित तापमान और वायुदाब पर ये निर्भर करता है। इसके अलावा वाष्पीकरण और किन किन चीजों पर निर्भर करता है ये भी आप चेक कर लीजिए। देखिए, वाष्पीकरण जो है ये द्रव सतह के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। मीन्स अगर कोई पॉन्ड है ये काफी गहरा है और अगर कोई पॉन्ड कुछ इस टाइप से है और दोनों में पानी की समान मात्रा है, तो ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हो इसका क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण का जो प्रोसेस होगा, वाष्पीकरण की जो मात्रा होगी वो यहाँ से ज्यादा होने वाली है, ठीक है। ये कितना भी गहरा ऐसे मतलब नहीं है क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। तो द्रव के सतह पर भी वाष्पीकरण निर्भर करता है। दूसरा इसकी निर्भरता है तापमान में वृद्धि पर। अगर तापमान ज्यादा होगा मीन्स गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी तो वाष्पीकरण प्रोसेस ज्यादा होगा। नमी में कमी है, अगर मतलब ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में है तो वहां पर वाष्पीकरण कम होगा। अगर इन्वायरमेंट में नमी कम है
तो वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ठीक है, वायु की गति पर भी निर्भर करता है। आप सभी को पता होगा ठंडी में कपड़े जो है वो हवा से ही सूखते हैं, मतलब यहाँ पर सूर्य निकलता ही नहीं है, लगभग 10 दिन 15 दिन सूर्य निकलता ही नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, हवा की गति पर निर्भर करता है उसका कपड़ा सूखना। तो यहाँ पर कपड़े में पानी लगा होता है, यानी कि कपड़े में जो पानी होता है वो सूखता है, उसको भी वाष्पीकरण ही तो बोलेंगे। हवा जब तेज चलेगी, जितना हवा चलेगा, जितना तेज हवा चलेगा, उतनी जल्दी आपका कपड़ा सूखेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और ये लाइन यहाँ पर कुछ गलत सा है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इरेज कर रखा है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक पिक लगा रखा है जिसमें आप देखेंगे कि ये महासागर है। महासागर से जो वाष्पीकरण प्रोसेस है, ये आप देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ, ये पानी सूख के वाष्प बन के गैस बन के ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये सन की एनर्जी से सन की एनर्जी यहाँ पर पड़ रही है, हीट की वजह से ये वाष्पीकृत हो रहा है। इसके बाद में ये ऊपर गया, संघनन एवं बादल बनना। जब ये गैस ऊपर जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर और वायु दाब के अनुसार इस पर्टिकुलर एरिया में निश्चित तापमान और वायु दाब के अनुसार ये संघनित होता है और बादल बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में पवन होता है, और पवन, ये बादल जो है, ये पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ये बादल यहाँ से उड़ के आपके एरिया में आता है। जब देखते होंगे कि बादल खूब तेज चल रहा होता है ऊपर आसमान में, तो ये यहीं से उड़ के आता है। ठीक है, और इसके बाद में फिर ये संघनित होता है वहां पर, और तीसरा प्रोसेस जो है, जो वर्षण है, ये कंप्लीट होता है। वर्षा के माध्यम से कुछ पानी झील में जाता है, कुछ पानी अगेन पर्वत पर जाता है, जैसे हिमालय वगैरह पे गया तो वहां पर फिर से वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ बन के फिर से पिघलता है, और पिघल के फिर यहाँ पर भूमिगत कुछ भूमिगत जल में चला जाता है, और कुछ समुद्र में चला जाता है, नीचे से ऐसे होके नीचे से कुछ समुद्र में चला जाता है, और फिर यहाँ पर वाष्पीकरण होता है। तो एक तरह से देख रहे हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसी को बोलते हैं जल चक्र। ठीक है, तो हमने जो देखा कि ये वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर गया पानी। अब इसके बाद में जो संघनन प्रोसेस है, ये संघनन प्रोसेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, इसमें जल वाष्प का परिवर्तन जल बूंद या हिमकण में होता है, यानी कि बर्फ में या फिर जल बूंद में होता है। संघनन वायु के तापमान पर निर्भर करता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है, मीन्स ये गैस जो है ये तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है, हिमकण या जल बनती है, तब स्थिति को संघनन या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थात संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संगठित होकर ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है, दैट इज संघनन। ठीक है, या फिर कंडेंसेशन। तो ये आप समझ गए संघनन किसको बोलते हैं। अब देखिए, एग्जाम में बहुत पहले जब आप हाई स्कूल का एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर यह प्रश्न बनता था। ठीक है, ओस किसे कहते हैं, बादल किसे कहते हैं, और ये किसका एग्जाम्पल है। तो आप ये समझ लीजिए कि ओस हो गया, बादल हो गया, इसके बाद में कोहरा हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका पाला हो गया, और पाला को हम तुषार या फिर हिमकण बोलते हैं। ये सब जो है ये संघनन का एग्जाम्पल है। तो संघनन के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको भी आप लगे हाथ देखते चलिए। कभी कभी क्या होता है, देखिए, बहुत ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में पूछ लेगा, लेकिन कभी कभी ओस, बादल या फिर इस टाइप से कुछ आपको दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम टाइम में। तो आपको ध्यान रखना है कि ओस क्या है, बादल क्या है, कोहरा क्या है, पाला क्या है, तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। ठीक है, तो एक लाइन में फटाफट हम इनको देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे। जब वायु में उपस्थित जलवाष्प कंडेंसेशन होके अर्थात संघनित होकर, ठीक है, कुछ पदार्थों जैसे पत्थर, घास, पेड़ पौधे, पत्तियों आदि पर जमा हो जाता है, तो इसे ओस कहते हैं। मतलब ये ऊपर जाने की बात नहीं हो रही, जैसे हवा, जैसे मतलब ये क्या हुआ, समुद्र में हमने बात की थी कि ये हवा क्या बोलते हैं, गैस बन के ऊपर जा रहा है, ये उसकी बात नहीं कर रहा है। जब वायु में उपस्थित, ध्यान दीजिए कि जब वायु में उपस्थित मीन्स हमारे आसपास जो वायु है उसमें उपस्थित जलवाष्प कंडेंसेशन होकर, यानी कि नीचे ही संघनित होकर कुछ पदार्थों जैसे पत्थर, घास, पेड़ पौधे आदि पर जब जमा हो जाती है तो इसको हम ओस कहते हैं। आसपास आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, दैट इज ओस। इसको इंग्लिश में हम ड्यू बोलते हैं। ठीक है, और अगला हम देखते हैं बादल। तो बादल यही है जो अभी हमने ऊपर देखा है, या पिक में ये जो इमेज है इसमें आपने देखा, ये जो बादल बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं बादल। तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया। जब संघनन की प्रक्रिया अधिक ऊंचाई पर मौजूद ह्यूमिडिटी सेंटर्स के चारों तरफ होती है तो यह बादल का निर्माण कर लेती है। जब बादलों का निर्माण होता है तब इसमें जल और बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, अर्थात जल और बर्फ के टुकड़ों को मिलाकर बादलों का निर्माण होता है। जब ये बादल ठंडे होकर भारी हो जाते हैं, मतलब ठंडे होकर बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं, तो ये अपने अंदर की नमी को कम करने के लिए वर्षा के रूप में जल की बौछार करने लगते हैं। मतलब जब ये बहुत ज्यादा भारी हो गए, मतलब समझ लो कि क्षमता इतनी थी और भारी होकर इतना हो गया, तो
तो अपने भारीपन को कम करने के लिए ये नम होके अपना पानी छोड़ते हैं और इसी को बोलते हैं बौछार के माध्यम से बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बारिश हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं बादल की प्रक्रिया। ठीक है, कोहरा क्या होता है? जब संघनन सतह में मौजूद आर्द्रता ग्रहण करने वाले केंद्रों के चारों तरफ हो जाती है तो कोहरे का निर्माण होता है। जब कोहरे का निर्माण होता है तब इसके प्रभाव में हमें कम दिखाई देने लगता है। मतलब ठंडी में जब आप बाइक चला रहे होते हो तो वही चीज है, बाइक चला रहे हो, आगे सामने सामने दिख ही नहीं रहा है, तो वही होता है कोहरा, क्योंकि यह एक धुंध के रूप में चारों तरफ फैल जाता है। अब इसी कोहरे में अगर धुआं मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं धूम्र कोहरा। ठीक है, कोहरा कोहरा गांव बोलते हैं, कोहरा होता है। जब कोहरे में आर्द्रता बहुत अधिक होती है तो इसको कुहासा कहते हैं। जब कोहरा कुछ इस टाइप से होता है कि आप बाहर निकलो और भीग जाओ, ठीक है, तो उसको कुहासा बोलते हैं। ये प्रोसेस है। ठीक है, पाला भी इसी तरह से होता है। पाला पड़ना मतलब कहते नहीं कि पाला पड़ गया, पूरी फसल चौपट हो गई, तो वो भी देख लीजिए। पाला का निर्माण तब होता है जब हमारे धरातल के समीप की वायु का टेम्परेचर जल के बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा कि हिमांक बिंदु क्या होता है? हिमांक बिंदु का मतलब होता है कि जल जो है ये जमने लगे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस को हम हिमांक बोलते हैं। हिमांक मतलब ये एक अंक जिस पर जल जो है ये जम जाए, दैट इज हिमांक। तो पाला का निर्माण तब होता है जब हमारे धरातल के समीप की वायु टेम्परेचर जल के माध्यम से हिमांक जल पे आ जाए, इससे नीचे गिर जाए, तब पेड़ पौधे एवं धरातल की सतह पर जो जल उपस्थित होता है वो जमने लगता है और वही पाला बन जाता है। और यही पाला जब फसलों पर गिरता है तो सैकड़ों हेक्टेयर्स की जो फसलें होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो ये चीजें मैंने आपको फटाफट चीजों को बताया ताकि आप लोग समझ लें, क्योंकि हमें जल चक्र पढ़ना है तो जल चक्र से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कोई भी टॉपिक छोड़ने ना पाए, मेरा उद्देश्य बस इतना सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला जो पॉइंट है यह है वाष्पोत्सर्जन। ये भी आपके परीक्षा में पूछ सकता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ पर घटित होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर को हम किस यंत्र से मापते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम पोटोमीटर से मापते हैं। वाष्पोत्सर्जन का जो दर है इसको हम पोटोमीटर से मापते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आपको पता होगा कि ये जो पेड़ है, ठीक है, ये जो पेड़ है ये अंदर से, मतलब जो ये अर्थ है यहाँ से जाइलम के माध्यम से, जाइलम एक प्रोसेस होता है पेड़ों के अंदर, और इसी प्रोसेस से जो है ये पानी अपने अंदर ग्रहण करता है, मतलब भूमिगत जल से। ठीक है, इसके बाद में ये पानी को ज्यादा ही लेता है, मतलब कम नहीं लेता, ये अपने से ज्यादा, मतलब जितना इसको चाहिए उससे ज्यादा पानी ये उठा लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, पानी की कम मात्रा ये यूज करेगा, मतलब ज्यादा लिया है तो जितना इसको चाहिए उतना ये यूज कर लेगा। बाकी क्या करेगा, बाकी वाष्पीकृत हो जाएगा, मतलब बाकी जो है वो सन की एनर्जी के द्वारा वाष्पीकृत हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यानी कि वाष्प का यहाँ से यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। लिखा हुआ यहाँ पर पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का पादप अपने शरीर में उपयोग करते हैं। शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। पौधों में होने वाली इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की दर को हम यंत्र से मापते हैं जिसको हम पोटोमीटर कहते हैं। तो ये हो गया आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, और एक पॉइंट और देख लीजिए, वर्षण निम्न दशा में संभव होने पर होता है। जब पानी बरसता है, जब बारिश होती है, तो वो कंडीशन कौन सी होती है, एग्जैक्ट कंडीशन कौन सी होती है, इसको समझ लीजिए। संतृप्त वायु के तापमान में कमी होने से, जब जो तापमान है अगर वहां पर कमी होती है, तापमान मतलब थोड़ा सा कम होता है, तो वहां पर उस कमी होने से अतिरिक्त आर्द्रता का वर्षण होता है। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए। और दूसरा जो गुरुत्वाकर्षण होता है, इस वजह से वर्षण होता है। अब यहाँ पर देखिए इससे संबंधित और भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर लिखना उचित नहीं है। अब इसका जो अगर कोई टॉपिक बनता है तो इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र, लेकिन सेशन बहुत लंबा हो गया है। कार्बन चक्र डिस्कस करूंगा तो 1 घंटा अभी और लगेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जल चक्र को हमने बहुत ढंग से कवर किया है। ये नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।